अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज रिवील्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। Second, explain the basic characteristic of organizational structure, reveal an organizational chart. Third, describe different approaches to departmentalization. Fourth, explain how organization can be designed with strategy in mind. Fifth, find the consistency or discrepancy between theoretical and practical organizational structure. First of all, organization structure and design. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या डिज़ाइन के अंदर जो पहला एक क्वेश्चन होता है वो होता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को जब हम सेपरेट करते हैं, इसके नतीजे में जो क्रिएशन होती है डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है स्पेशलाइजेशन का। थर्ड, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक अहम फैक्टर होता है वो होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के दरमियान क्रिएट होने वाले रिलेशनशिप, कि कौन किन सबऑर्डिनेट का सुपीरियर है और किस सुपीरियर के कौन सबऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर एक इन्वायरमेंट डेवलप होती है रिपोर्टिंग की, जो कि परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस से रिलेटेड एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद जो अहम चीज़ होती है वो होती है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि हायरार्की डेवलप हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वहाँ पर अथॉरिटी होल्डर्स, सबऑर्डिनेट्स कौन है और इनके दरमियान में एक बेहतर रिलेशनशिप, एक बेहतर एटमॉस्फेयर डेवलप हो। फोर्थ फैक्टर होता है एलोकेटिंग अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुनियादी तौर पे जो है अथॉरिटी डेफिनेटली डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के पास डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं, और यहाँ पर अथॉरिटी को डेलीगेट्स करना एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। अथॉरिटी की डेलीगेशन जितनी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी की जाती है, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। अथॉरिटी को अगर सिंपली हम डिफाइन करें व्हाट एक्चुअली अथॉरिटी इज, तो in a concise way we can illustrate regarding authority that authority is ability to take decision। यानी जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो इसका मकसद है कि हमने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू नीड डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी डेलीगेट्स करती है, इख्तियारात को तजवीज़ करती है मुख्तलिफ मैनेजर्स के दरमियान। ये अथॉरिटी कभी मिसयूज़ भी होती है और ये अथॉरिटी कभी प्रॉपर यूज़ भी होती है। अथॉरिटी मिसयूज़ होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, अनफेवरेबल, डेंजरस होता है। अथॉरिटी का प्रॉपर यूज़ होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियरी, फेवरेबल और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी का यूजेस जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अहम फैक्टर है
कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अ ग्रुप ऑफ पीपल, सेवरल पर्सनैलिटीज जब मिलकर परफॉर्म करती हैं तो इन लोगों के दरमियान जो एक अहम रोल होता है इनकी सक्सेस का, इनकी परफॉर्मेंस का, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जाती है। ज़्यादा एक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा मुख्तलिफ लोग मिलके कलेक्टिव गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब होंगे। और जितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन वीक होगी उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग मिलके अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ होती है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वालों के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और सिमिलर एक्टिविटी करने वालों के दरमियान भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो हमें बेनिफिट फराहम करती है वो दो बेनिफिट होते हैं। एक, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हम एलिमिनेट करते हैं डुप्लीकेशन को, और एक कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रिए हम एलिमिनेट करते हैं ओवरलैपिंग को। तो ये ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन दोनों ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग को हम अगर एलुस्ट्रेट करें तो डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग मींस कि किसी एक काम को अननेसेसरली दो दफ़ा कर लेना या किसी एक काम को एक दफ़ा भी ना करना। ये दोनों कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं। तो इस डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग को एलिमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ वर्कर्स, मुख्तलिफ मैनेजर्स, मुख्तलिफ सबऑर्डिनेट्स के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। बुनियादी तौर पे आगे जाके हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। नेक्स्ट, करंट इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में वो क्या क्या है। Now, focus towards organization. For more participating manager, the term organization implies a formalized intentional structure of roles or positions. ऑर्गेनाइजेशन से मुराद एक ऐसा फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा कम्बिनेशन ऑफ पीपल जिसके ज़रिए हम जो है मुख्तलिफ पोजीशन और मुख्तलिफ डेजिग्नेशन क्रिएट करके एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने की बुनियादी जो वजूहात होती हैं वो कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो कि एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग डेवलप किए गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशनल रोल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल रोल की बात करें तो फर्स्ट वन इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव विच आर मेजर पार्ट ऑफ प्लानिंग। सेकंड, clear idea of major duties or activities involved. Third, an understood area of discretion or authority so that the person filling the role know what he or she can do accomplish goal। तो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल होते हैं उसमें फर्स्ट रोल ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के जो मुख्तलिफ पार्ट्स या पोर्शंस हैं वो वेरीफाइबल होने चाहिए। यहाँ पर वेरीफाइबल से मुराद ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है
बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा अननेसेसरली जो है इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है चैलेंजिंग के साथ साथ इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। तो जब हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद उसको प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव का लेवल क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। फिर हमने जो एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग मुख्तलिफ प्लानिंग के पोर्शन या मुख्तलिफ प्लानिंग के जो पार्ट्स डेवलप किए हैं जिससे मिलके कलेक्टिव प्लान बना है, उस प्लान को भी वेरीफाई करना होता है कि इस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक पॉसिबल है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन रोल होता है वो आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग। सेकंड, अ क्लियर आइडिया ऑफ मेजर ड्यूटीज और एक्टिविटीज इन्वॉल्व। फिर एक आइडिया को क्लियरली डेवलप करना कि इस प्लान पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेजर ड्यूटीज हैं या जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो क्या है, और इन ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किस लेवल की कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, यानी किस तरह के लोग इस ड्यूटीज और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए क्लियर आइडिया की डेवलपमेंट। थर्ड, an understood area of discretion of authority so that the person filling the role know what he or she can do accomplish goal। यहाँ पर जो अहम चीज़ आती है वो ये आती है कि अथॉरिटी जब हम डेलीगेट्स करते हैं मुख्तलिफ रोल प्ले करने के लिए, तो उस अथॉरिटी की अंडरस्टैंडिंग, उस अथॉरिटी की कैपेसिटी, उस अथॉरिटी की इंटेंसिटी का जानना, बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी परफॉर्मर या जो भी रिस्पॉन्सिबल या जो भी अथॉरिटी होल्डर है वो अपनी गोल को अचीव करने के लिए अथॉरिटी को प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सके। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इनेबलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कंबाइन, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल resources and activity in order to produce value, all in a way appropriate to the environment in which the business completes। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन से मुराद वर्कर या पीपल का एक ऐसा ग्रुप डेवलप करना जिस ग्रुप में वो तमाम लोग, वर्कर या पीपल ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकें, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज की कम्बिनेशन की बुनियाद पर प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूट हो और उस प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पर वैल्यू क्रिएशन यानी वैल्यू क्रिएट्स हो सके, और एक ऐसी इन्वायरमेंट डेवलप हो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके, जिसे हम सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन से मुराद एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसी एटमॉस्फेयर जहाँ पर आइडियल वे में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम लेवल पर वैल्यू क्रिएट की जाए। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अगर हम फैक्टर को डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी को हम डिफाइन करें कि व्हाट स्ट्रेटजी इज,
तो स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि किसी भी, सिंपल वर्ड में हम स्ट्रेटजी को इस तरह इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी कहते हैं किसी भी डिफिकल्ट टास्क, ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए वो आइडियल वे जिसके ज़रिए मिनिमम डिफ़िकल्टीज को फेस करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करें, उस आइडियल वे को हम कहते हैं स्ट्रेटजी। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन डेवलप होता है तो हमें नरेट करनी पड़ती है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिन पे अमल करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में फैक्टर होता है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बुनियादी एलिमेंट या वो बुनियादी फैक्टर जिनकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करेगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। थर्ड आता है फिर हमारे पास प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन से प्रोसेस हैं जिनको यूटिलाइज करके कोई भी वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट से लेकर सीक्वेंस में एंडिंग पोजीशन पर ले जा सकता है। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ प्रोसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, इन्वेंट करने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। तो वो प्रोसेसेस क्या हैं। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का एक अहम एलिमेंट होता है रिवॉर्ड। के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको जो रिवॉर्ड दिए जाएंगे वो रिवॉर्ड का लेवल या उस रिवॉर्ड की एक्सप्लेनेशन या उस रिवॉर्ड में कौन कौन से फैक्टर शामिल होंगे। आमतौर पर रिवॉर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड और एक होता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो कि रेम्पुटेशन, सैलरी, वेजेस, बोनसेस, अलाउंसेस की सूरत में दिए जाते हैं। और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड वो होते हैं जो कि अप्रिसिएशन, रिकग्निशन की सूरत में दिए जाते हैं। तो ये रिवॉर्ड का डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर नेक्स्ट, पीपल, यानी वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। तो ये एक एलिमेंट का एक सर्किल होता है जो कि स्ट्रेटजी जो हम प्लानिंग के वक्त डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर जो प्लानिंग के वक्त डेवलप करते हैं, प्रोसेस जिसको हम प्लानिंग के वक्त डिटरमाइन करते हैं, रिवॉर्ड जो कि प्लानिंग के वक्त तय किए जाते हैं। और इसमें सबसे अहम फैक्टर होते हैं वो लोग जिनको इन स्ट्रेटजी पे अमल करते हुए स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके, प्रोसेस को अडॉप्ट करके, रिवॉर्ड्स को रिसीव करके अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये एलिमेंट बहुत अहम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की तो इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो है 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप कहलाता है इनपुट, सेकेंड स्टेप कहलाता है प्रोसेसिंग एलिमेंट, थर्ड स्टेप कहलाता है आउटपुट। अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल डिमांड एंड अपॉर्चुनिटीज। इनपुट के अंदर हमारी जो सबसे अहम होती है वो होती है कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो नेचर है उसके लिहाज से, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की है या ऑर्गेनाइजेशन नॉन मैन्युफैक्चरिंग है या ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ओरिएंटेड है, तो चाहे वो किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स होंगे। उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम तमाम फैक्टर, ग्रुप ऑफ फैक्टर को क्रिएट करते हैं वो हमारा बेसिक इनपुट होता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल डिमांड एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो हमारे इन्वायरमेंटल डिमांड है या जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है ये हमारे इनपुट होते हैं, ये इनिशियल स्टेप होता है। सेकंड, प्रोसेसिंग एलिमेंट। प्रोसेसिंग एलिमेंट में पीपल वर्क, जिस जब हम परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट कहलाते हैं। और इसके अंदर सबसे अहम होते हैं वो लोग जो कि परफॉर्म करते हैं जिन्हें पीपल्स या वर्क कहते हैं। सेकंड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल ग्रुप और एक होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो फॉर्मल ग्रुप कहते हैं वो जो एक
प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड की बुनियाद पर क्रिएट किए जाते हैं, जो कि प्लानिंग पे फोकस करते हुए डेवलप किए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन शामिल होती है। वो हमारे फॉर्मल ग्रुप कहलाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जो कि विदाउट एनी स्पेसिफिक प्लान, विदाउट एनी स्पेसिफिक कंसिडरेशन, जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे इटसेल्फ क्रिएट होते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप कहलाते हैं। यहीं से सिलसिला शुरू होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग बैलेंस, हार्मोनी। फिर मरहला आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि स्पेसिफिकली डेवलप की गई है, और फिर देखा जाता है कि उनके दरमियान वर्किंग बैलेंस और हार्मोनी का लेवल क्या है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट डेफिनेटली प्रोडक्ट या सर्विसेज की सूरत में होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ओरिएंटेड है तो आउटपुट सर्विसेज इंटेंजिबल फॉर्म में होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आउटपुट इंटेंज टेंजिबल प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, गुड्स की फॉर्म में होगा। तो हमें देखना होता है कि हमारा आउटपुट की क्वालिटी और आउटपुट की क्वांटिटी, दो चीज़ें आउटपुट में बड़ी अहम होती हैं, कि आउटपुट की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है, और आउटपुट की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के स्टेप्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। वो क्या प्रिंसिपल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें सबसे पहले है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर हम किससे कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं कि जब हम किसी सीक्वेंस या प्रोसेस में होने वाली एक्टिविटीज को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, तो यहाँ से क्रिएशन होती है डिवीजन ऑफ लेबर की। यानी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किया है या सर्विस ओरिएंटेड है, इसमें हम सिमिलर ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्रिएशन होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की। इस एग्जाम्पल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, फॉर इंस्टेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फॉर इंस्टेंस एचआर डिपार्टमेंट है, फॉर इंस्टेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो अगर आप इनके दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो तमाम एक्टिविटी जो है सिमिलर होंगी, तो हमने उसको सेपरेट ग्रुपिंग कर दी, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बन गया। प्रोडक्शन के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो हमने उसको सेपरेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेवलप कर दिया। इसी तरह मार्केटिंग में कोई डिपार्टमेंट को डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। तो जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद पे एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करके उन्हें सेपरेट करते चले जाते हैं, तो यहाँ से डेवलपमेंट होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की। और इसके अंदर जो अहम फैक्टर होता है वो होता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है स्पेशलाइजेशन का, और इस तरह स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे वर्कर की एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस मैक्सिमम लेवल पर इनहेंस होती चली जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के अंदर जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, डिफाइनिंग द लाइन ऑफ कमांड वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड बुनियादी तौर पे हम कहते हैं बेसिकली लाइन अथॉरिटी को, यानी